कहानी जितनी रोमांटिक है, एंडिंग उतना ही ज़्यादा सैटिस्फैक्टरी है। आप लोग इस एंडिंग से खुश हुए या नहीं, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। कहानी की शुरुआत में हम लोग ज़ियांग को देखते हैं। वो खुद को कुछ गुंडों लोगों से बचाते हुए वहाँ से भाग रही थी। एक बिज़नेस डील साइन करने के लिए आई थी, लेकिन यहाँ पर वो बदमाश बिज़नेसमैन उसके पीछे पड़ जाता है। खुद को सेव करते हुए बाहर निकलती है तो एक्सीडेंट हो जाता है। वो अपने हस्बैंड वो को कॉल करती है तो वो उसे कहता है कि मेरे सामने ड्रामा मत करो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता तुम जिंदा हो या मर जाओ। जियांग को ये सुनकर के बहुत ही बुरा लगता है। वो से उसकी शादी हुई थी कुछ मजबूरियों में, लेकिन उसने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो इन 5 सालों में वो की कंपनी के लिए इतना कुछ की है और वो बिल्कुल भी उसका केयर नहीं करता है। फिर भी वो खुद को संभालते हुए हॉस्पिटल के लिए पहुंचती है। वहाँ अपने हस्बैंड को देखती है। उसे देख कर के भी वो खुशी हो रही थी कि वो अपने एक्स गर्लफ्रेंड ली के साथ देख लेती है। उस बेचारी का तो दिल ही टूट जाता है। उसका हस्बैंड जियांग को इस कंडीशन में छोड़ करके अपनी प्रेग्नेंट गर्लफ्रेंड को हॉस्पिटल लेकर के आया हुआ है। ना जाने क्यों जियांग ये सब कुछ झेल रही थी। झेलने का कोई रीज़न भी नहीं था। जब उसे पता चला कि उसकी गर्लफ्रेंड यहाँ पे प्रेग्नेंट है, तब तो उसे कब का उसे छोड़ देना चाहिए। वो उसे देख करके शॉक्ड हो जाता है कि जियांग यहाँ क्या कर रही है। जियांग उससे बिना कुछ बोले चुपचाप वहाँ से चली जाती है। लीप उससे पूछती है कि हम शादी कब कर रहे हैं, तो वो उसे कहता है मैंने तुमसे कहा था मैं इस बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, मैं अब मैरिड हूँ। ऐसा कहते हुए वो भी वहाँ से चले जाता है। थोड़ी देर बाद जियांग वू के ऑफिस में जाती है। वो उसे कह रहा था कि तुम कहाँ थी इतने देर से। जियांग इतनी इंजर्ड है ये देखने के बाद भी वो उससे ये सवाल पूछ रहा था। जियांग जब उससे ली के बारे में पूछ रही थी कि वो ली के साथ क्या कर रहा था, तो वो कहता है ये उसका पर्सनल मैटर है और जियांग का कोई हक नहीं है इस बारे में पूछने का। जियांग उसे कहती है मैं लीगल वाइफ हूँ तुम्हारी, तुम मुझसे कह रहे हो कि मुझे तुम्हारी मिस्ट्रेस तुम्हारी गर्लफ्रेंड के बारे में पूछने का कोई हक नहीं है। इस बात पे वो उस पर गुस्सा करने लगता है और कहता है कि ली मिस्ट्रेस नहीं है। जियांग कहती है हम दोनों अलग अलग हैं। अगर ली तुम्हारे मिस्ट्रेस नहीं है इट मीन्स कि मैं तुम्हारे मिस्ट्रेस हूँ। इस बात पे वो जियांग पर बहुत ही गुस्सा करने लगता है और कहता है आप यहाँ पर सिंपैथी क्या दिखा रही हो। जब तुमने मेरे डैड को मनाया था, उकसाया था मुझसे शादी करने के लिए, तब तुम्हें नहीं लगा था कि मैं अब तुमसे प्यार नहीं करूँगा अगर, तो तुम्हारी ज़िंदगी कैसे कटेगी। कहानी यहाँ से फ्लैशबैक में जाती है, जहाँ पर कि हम लोग देखते हैं वो के डैड मरने से पहले उसे यही कहते हैं कि जियांग से वो शादी कर ले। जियांग का एक्चुअल में उसके डैड ने जान बचाया था और ना जाने क्यों जियांग भी वहाँ पर उसके डैड की बात मान लेती है और वो से शादी करने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन वो इसलिए गुस्सा कर रहा था, उसे ऐसा लगता है जियांग ने यहाँ पर उसके डैड को इस तरीके से उल्लू बना करके उकसाया है उससे शादी करने के लिए। हालांकि उसके डैड का यह लास्ट फेज था, इसी वजह से उसने जियांग से शादी कर ली। लेकिन इन 5 सालों में जियांग ने कितना कुछ झेला है इस बारे में वो को कोई आइडिया ही नहीं था। वो दिन रात मेहनत करती थी वो की कंपनी को इस लेवल तक पहुंचाने के लिए, और घर पे भी उसकी मॉम को इतना टॉर्चर झेलना पड़ता था। जब ये सब कुछ झेलने के बाद वो घर जाती है, देखती है कि ली यहाँ पर घर पर आई हुई है। वो कहती है कि वो यहाँ क्या कर रही है। ली कहती है ऑब्वियसली अब वो की होने वाली वाइफ है तो वो घर पे ही रहेगी ना। वो उसे घर पे लेकर के आया है। उसने कहा उसे जो कमरा चूज करना है कर ले, और वो जियांग को जानबूझ करके परेशान करने के लिए उसका कमरा चूज करती है। घर की मेड यहाँ पर ली का सपोर्ट करते हुए कहती है कि ठीक है मैं यहाँ पर उसका कमरा क्लियर कर दे रही हूँ। जियांग को ये सब कुछ सुन करके बहुत ही गुस्सा आता है। वो कहती है तुम्हें क्या लगता है मुझे पता नहीं कि तुम वो को क्यों छोड़ करके गई थी। जब उसे पता चला था कि वो की कंपनी बैंकरप्ट हो रही है तब तुम कट ले और अब वापस इसलिए आई हो क्योंकि वो अमीर हो चुका है। जब उधर वो आने लगते हैं तो ली नीचे गिरने का एक्टिंग करने लगती है और यहाँ पर जियांग पर ब्लेम लगा देती है कि उसी ने उसे धक्का दिया है। जियांग यहाँ से वो पर डाइवोर्स लेने के लिए आई हुई थी। वो यहाँ पर वो को डाइवोर्स के पेपर भी देती है जो कि खुद का साइन किया हुआ था। ली यहाँ पर पेट दर्द होने का एक्टिंग करने लगती है। वो उसे ऊपर कमरे में लेकर के जाता है। उसके जाते ही जियांग यहाँ पर अपना सामान पैक करके वहाँ से निकल रही थी तो घर पर ये जो बच्चा था ना वो उसे परेशान करने लगता है। जियांग उसे कहती है कि मैं तुम्हारी नौकरानी नहीं हूँ जो मैं तुम्हारा बात सुनने जाऊँ। मैं ये घर छोड़ कर के जा रही हूँ। घर की मेड उससे जबान लड़ाती है तो वो उसे भी थोपिया देती है और कहती है नौकरानी हो नौकरानी की तरह रहो। तभी वहाँ पे वो की मॉम आ जाती है और उस पर चिल्लाने लगती है। जियांग उसे कह रही है कि मैं वैसे भी आपके बेटे को छोड़ करके जा रही हूँ तो बेहतर होगा अपनी नई बहू ली को जा करके संभालिए। उसकी मॉम कहती है तुमने यहाँ पर खेल बना के रखा है, जब मन किया है जब मन किया चली जाए। इतने सालों से फ्री में बैठ के घर पर खाना खाइए उसका हिसाब कौन देगा। जियांग कहती है फ्री में
भूल गई हो क्या? तुम्हारा बेटा जब बैंकरप्ट हो रहा था मैंने उसकी कंपनी को सँभाला है। मैंने उसकी कंपनी को इतने ज़्यादा प्रोजेक्ट्स वगैरह दिलाए हैं, तब जाकर के तुम लोग ऐशो-आराम की ज़िंदगी जी रही हो। और उन 5 सालों में ना मैंने यहाँ पे नौकरानियों की तरह दिन-रात काम भी किया है। एक फूटी कौड़ी में तुम्हारी कोई उधार नहीं रखती हूँ। यहाँ पर वो उसकी मॉम को कहती है, मैंने वो के लिए डाइवोर्स पेपर साइन कर दिया है। अपने बेटे को कहना है जितनी जल्दी हो सके वो उसे साइन कर दें। जब वो वहाँ से जा रही थी तो वो उसे कहता है, बताओ तुम्हें कंपनसेशन कितना चाहिए? जियांग कहती है, अपने ये पैसे अपने मिस्टर ली के लिए संभाल करके रखो। और वो वहाँ से चली जाती है और वो की कंपनी से भी रिजाइन कर चुकी थी। जब अगली सुबह वो ऑफिस जाता है, उसे पता चलता है कि एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट उसके हाथ से निकलने वाला है, क्योंकि वो लोग जियांग के साथ सिर्फ कोऑपरेट करना चाहते हैं और जियांग तो जॉब छोड़ चुकी थी। तभी वहाँ पे ली आती है और कहती है कि वो ये प्रोजेक्ट उसे दिला सकती है। वो को थोड़ा डर था कि कहीं बात ज़्यादा बिगड़ ना जाए, लेकिन वो कहती है कि नहीं, वो भी टैलेंटेड है और वो ये प्रोजेक्ट उसे दिला सकती है। वो के पास वैसे भी कोई ऑप्शन नहीं था, तो वो ली को एक मौका देना चाहता था और कहता है कि चलो ठीक है, अगर तुम ऐसा कर सकती हो तो ठीक है, तुम कर लो। इसके बाद हम लिली को देखते हैं, जियांग को देखते हैं। घर से निकलते ही वो अपने फ्रेंड को कॉल करती है। एक्चुअल में उसकी फ्रेंड उसी के साथ उसी के घर में रहा करती थी। वो उसे कहती है कि वो घर वापस आना चाहती है, क्या उसे रिसीव करने के लिए आ सकती है? वो कहती है हाँ ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि एक्चुअल में जियांग कोई नॉर्मल घर से नहीं बिलोंग करती है। वो शहर के सबसे रिचेस्ट इंसान की डॉटर है, लेकिन वो अपनी आइडेंटिटी हाइड करके यहाँ पर वो के साथ 5 सालों से शादी करके थी, लेकिन वो ने कभी उसका इम्पोर्टेंस समझा ही नहीं। आज उसके भाई लोग उसे यहाँ पर रिसीव करने के लिए आए हुए हैं। तभी जियांग को ध्यान आता है उसकी मॉम का जो ये रिंग था वो तो वो के घर पर ही छूट गया है। वो उन्हें कहती है, आप लोग मेरा सामान वामान लेकर के चलो, मैं बस कुछ ही घंटों में घर पहुँचती हूँ, मेरे मॉम का रिंग वहाँ पर छूट गया है। वो लोग साथ में जाना चाहते थे क्योंकि उन्हें डर था कि वो उसे परेशान करेगा, लेकिन जियांग कहती है कि नहीं, वो अकेले हैंडल कर लेगी। जो वापस से उस घर में जाती है तो उसकी मॉम लोग वापस से उसे बुली करने लगती है, लेकिन जियांग कहती है कि मैं यहाँ पर तुम लोग से कोई भी लड़ाई झगड़ा बकवास करने के लिए नहीं आई हूँ, सिर्फ मैं यहाँ पर अपना रिंग लेने के लिए आई हूँ जो कि मेरी मॉम का था। ऐसा कहते हुए वो कमरे की तरफ जाने लगती है। कमरे में उसे रिंग तो नहीं मिलता है, लेकिन यहाँ पर ली उसे ये जरूर सोव कर रही थी कि जिस प्रोजेक्ट को पाने के लिए जियांग ने यहाँ पर 4 महीने मेहनत किया था, वो प्रोजेक्ट वो उसे हैंडल करने के लिए यूं ही दे दिया है। इस बात पर जियांग को गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन वो भी जानती थी कि उसके अलावा वो लोग इस प्रोजेक्ट को हैंडल आउट नहीं कर सकते थे। इसी वजह से वो उससे कुछ बोलती नहीं है। वापस से ली वही एक्टिंग करती है। जब उसे पता चलता है कि वो इधर आने वाला है तो वो नीचे गिर जाती है और एक्टिंग करने लगती है कि जियांग ने उसे धक्का दिया है। वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। यहाँ पर ली को ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाता है। वो जल्दी जल्दी उसे हॉस्पिटल लेकर के जाता है। डॉक्टर्स बताते हैं कि उसे ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने का ज़रूरत होगा। जियांग का ब्लड ली से मैच कर रहा था, तो वो उसे ली को ब्लड देने के लिए कहता है। जियांग उसे ब्लड देने से साफ मना कर देती है। वो एक मिस्ट्रेस को अपना ब्लड डोनेट नहीं करने वाली है। वो उसे कहता है कि तुम इस रिंग को ढूंढते हुए यहाँ आई थी ना, ये रिंग मेरे पास है, और अगर तुम यहाँ पर ली को ब्लड डोनेट करोगी तो ये रिंग मैं तुम्हें वापस कर दूंगा। जियांग के पास फिलहाल कोई ऑप्शन नहीं था। वो रिंग उसकी मॉम की अंतिम निशानी थी, इसी वजह से उसे ये रिंग तो किसी हालत में चाहिए था। तो फिर वो ली के लिए ब्लड डोनेट करने के लिए तैयार हो जाती है। जैसे ही वो ब्लड डोनेट करके वहाँ से निकल रही थी, उसे पता चलता कि एक्चुअल में ली तो प्रेग्नेंट भी नहीं है। वो तो बस एक्टिंग कर रही थी कि वो प्रेग्नेंट है, वो की सिंपैथी पाने के लिए। अब वो उसे कहती है कि देखना मैं तुम्हें कैसे फंसाने वाली हूँ कि मैं यहाँ पर वो के बेबी को लेकर के प्रेग्नेंट थी और इस तरीके से तुमने उसे अबॉर्ट करा दिया, और ऊपर से उसने तो जियांग का यूज़ भी नहीं किया था ब्लड। तभी वहाँ पर वो आता है। ली यहाँ पर ड्रामा करने लगती है कि एक्चुअल में जियांग ने जो उसे धक्का दिया था उस वजह से उसका बेबी अबॉर्ट हो गया। अब वो यहाँ पर उसकी बातों पर ट्रस्ट भी कर लेता है। जियांग उसे एक्सप्लेन करने का कोशिश कर रही थी कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये तो प्रेग्नेंट भी नहीं थी, ये सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारा उल्लू बना रही है। लेकिन वो उसकी बातों का ट्रस्ट नहीं करता है। वो यहाँ पे ली को सॉरी बोलने के लिए कहता है, और ऊपर से डॉक्टर भी ली से मिला हुआ था। इसी वजह से वो कंफर्म कर देता है कि जियांग ने ऐसा किया था, इसी वजह से उसका बेबी अबॉर्ट हो गया है। वो कहता है कि अगर वो ली को सॉरी बोलेगी तो ही जा कर के वो रिंग उसे वापस लौट आएगा। लास्ट में वो रिंग लेने के लिए यहाँ पर जियांग को ली को सॉरी बोलना ही पड़ता है। वो उसे सॉरी बोलती है, वो उसे उसका रिंग लौटाता है और कहता है आज के बाद मेरे सामने दोबारा कभी मत आना। जियांग कहती है मुझे भी तुम्हारा शक्ल देखने का कोई शौक नहीं है। वो वहाँ से बाहर जाती है। उसका भाई उसे रिसीव करने के लिए आता है। वो ये देख करके शौक था कि जियांग किस लड़के के साथ वहाँ से जा रही है। जियांग को ऐसे साइड देख करके उसके भाई लोगों को लगता है कि वो यहाँ पर जियांग को बुली कर रहा था क्या। वो कहता है मैं जाकर उसे सबक सिखाऊँ, लेकिन वो कहती है कि नहीं,
ऐसा कुछ भी करने का ज़रूरत नहीं है। उसके जाते ही यहाँ पर ली वो को भड़काने का कोशिश करती है कि मुझे लगता है कि ज़ियांग का अफ़ेयर इस बंदे के साथ चल रहा है। देखो तो वो दोनों कितने क्लोज़ दिख रहे हैं। मैंने तो कभी नहीं सुना था कि ज़ियांग का यहाँ पर कोई और फ्रेंड वगैरह भी है। वो उसे कहता है चीज़ें मुझे भी दिखाई देती हैं। बेहतर होगा तुम अपने हेल्थ पर ध्यान दो। मुझे ज़ियांग के खिलाफ भड़काने का कोशिश मत करो। नेक्स्ट डे वो अपनी फैमिली के साथ एक पार्टी में जा रहा होता है। वहाँ पर जिस कंपनी ने उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किया था उससे बात करने के लिए और वापस से कॉन्ट्रैक्ट को ऑन कराने के लिए ली उनके साथ गई हुई थी। वो की मॉम तो ली को जल्द से जल्द अपने घर की बहू बनाने के लिए परेशान ही थी। उसने अभी तक वो की मॉम को नहीं बताया था कि उसने झूठ मूठ का ही सही लेकिन बेबी अबॉर्ट करा दिया है। वो उसे कहता है पार्टी में अंदर कोई भी ड्रामा नहीं होना चाहिए। इधर जियांग बस पार्टी में गई हुई थी जहाँ पर कि वो लूफी से मिलती है। लूफी उसका बचपन का फ्रेंड था और 6 सालों बाद वो वहाँ से मिल रही थी। बचपन में वो लूफी को पसंद किया करती थी, इसी वजह से यहाँ पर इस तरीके से वो उसे देख करके काफ़ी खुश भी हो रहा है। लूफी भी जियांग को पसंद करता था लेकिन 6 साल पहले जब उसे पता चला कि यहाँ पर उससे शादी हो गई है तो फिर मजबूरी में उसे थोड़ी सी उससे डिस्टेंस तो बना कर रखनी ही पड़ी। इसके बाद जब वो उससे मिला है तब उसे कभी नहीं जाने देने वाला है। इस चक्कर में दोनों के बीच थोड़े बहुत रोमांटिक मोमेंट भी क्रिएट होते हैं। जियांग भी अब एक्चुअल में लूफी के लिए पहले की तरह फील कर रही थी। वो से मूव ऑन हो चुकी थी। उसने देख लिया था वो को चांस देने का कोई फ़ायदा नहीं है। तभी यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि वो और ली वहाँ पर आते हैं। वो लोग यहाँ पर जियांग का मजाक उड़ाने लगते हैं। वो को डाइवोर्स से कहे कुछ ज़्यादा ही जल्दी तुमने अपने नया बॉयफ्रेंड नहीं ढूंढ लिया। जियांग उसे कहती है तो तुम मुझसे क्या प्रॉब्लम है, वैसे भी मैंने तुम्हारे बेटा वो का पीछा छोड़ दिया ना, तुम उसी चीज़ से मतलब रखो। लूफी यहाँ पे जियांग का सपोर्ट कर रहा था तो ली उसे कहती है कि ये तो चीटर है, तुम्हें भी चीट कर सकती है। इस बात पे लूफी उसे थप्पड़ मारते हुए कहता है कि तुम अपने काम से काम रखो। उसकी मॉम तमाशा करने के लिए आती है तो वो उसकी मॉम को भी रोक देता है। बात जब बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था तभी वहाँ पर वो वापस आ जाता है और वो जियांग पर गुस्सा करने लगता है कि वो यहाँ पर क्या कर रही है और ऊपर से वो लूफी के साथ क्या कर रही है। उसे पता नहीं था लूफी के साथ उसका क्या रिलेशनशिप है। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि वो जियांग पर ही गुस्सा करने लगता है लेकिन लूफी यहाँ पर बीच में आता है और वो पे डांटते हुए वो कहता है कि तुम जियांग से इस तरीके से बिहेव नहीं कर सकते हो। इस चक्कर में दोनों के बीच लड़ाई झगड़े होने लगते हैं। लूफी यहाँ पर वो को पंच मार देता है तभी वहाँ पर जियांग का भाई आता है। जियांग उससे बात करने लगती है तो वो लोग को ऐसा लगने लगता है कि जियांग का यहाँ पर उस इंसान के साथ अफेयर चल रहा है क्योंकि वो उसका भाई था। ये बात तो वो को पता नहीं था और इतना रिच बंदा यहाँ पर जियांग का रिलेटिव हो ये भी चांसेस बहुत ही कम थे। इसी वजह से वो लोग यहाँ पर यही सोचने लगते हैं जरूर ही जियांग का उस बंदे के साथ अफेयर चल रहा है। बस इंसान को देख करके वो उससे बात करने लगता है कि एक्चुअल में हमसे क्या गलती हो गई जो आपने वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर लिया। तो वो उसे कहता है तुम्हारे प्रोडक्ट बहुत ही घटिया है, इसी वजह से मैंने तुम्हारी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किया है। मुझे तुम्हारी बेकार कंपनी के साथ कोई भी डील नहीं करना है और ऊपर से यहाँ पर तुम मेरी ही पार्टी में आ करके तमाशा कर रहे हो। तो वो अपने बॉडी गार्ड्स को इन तीनों को वहाँ पार्टी से बाहर निकलवाने के लिए बोल देता है। उनके जाते ही एक ग्रैंडफादर आते हैं जो कि एक्चुअल में जियांग को काफ़ी लॉन्ग टाइम से ढूंढ रहे थे। उनके पोते के साथ जियांग की एंगेजमेंट साइन हुई थी लेकिन यहाँ पर वो उससे शादी वादी करने के लिए तैयार नहीं था। वो अपने पोते को कॉल करके कहते कि यार तेरी फियांसे बहुत ही खूबसूरत है, तो क्यों भागता फिर रहा था। वो बंदा कॉल पे कहता है मैंने जियांग को देखा है, वो बचपन में बहुत ही मोटी हुआ करती थी, मुझे उससे शादी वादी नहीं करना है। जियांग ग्रैंडफादर से कहती है कि एक्चुअल में मैं भी आपसे इसलिए मिलना चाह रही थी क्योंकि मैं इस एंगेजमेंट को कैंसिल करना चाह रही हूँ। आपको भी पता है कि हम दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते तो फिर इस शादी को कंटिन्यू करने का कोई मतलब नहीं है। ग्रैंडफादर इस बात के लिए मान जाते हैं। पार्टी से इधर जब इन्हें बाहर निकाल दिया जाता है तो वो को बहुत ही गुस्सा आ रहा था क्योंकि इस तरीके से उसका प्लान खराब हो गया है। यहाँ पर ली और वो की मॉम दोनों जियांग को ही ब्लेम कर रहे थे कि उसी ने ज़रूर यहाँ पर हमारे खिलाफ उन्हें भड़काया है जो कि इस तरीके से उन्होंने हमें पार्टी से निकाल दिया। वो लोग घर जाते हैं जहाँ पर कि जो घर की मेड थी वो कहती है कि उसे पैसे बढ़ाना है अपना। वो कहती है कि इतने पैसे तो हम तुम्हें देते हैं, अब कितने पैसे चाहिए। वो मेड कहती है कि पहले जियांग यहाँ पे रहा करती थी तो वो घर का आधा काम कर दिया करती थी तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन अब मुझे घर के सारे काम करने पड़ रहे हैं तो मुझे इंक्रीमेंट चाहिए। यहाँ पर वो को पता चलता है कि जियांग घर के आधे से ज़्यादा काम कर दिया करती थी। वो अपनी मॉम पर गुस्सा करती है कि वो इस घर की बहू थी ना कि मेड थी कि जो तुम लोग उसे ऐसे काम कराया करती थी। उसे कभी नहीं पता था कि जियांग एक्चुअल में घर में इतने सारे काम करती है।
वो अपनी मॉम पर जब गुस्सा करने लगता है तो ली कहती है कि अब तुम्हें उसकी क्यों फ़िक्र हो रही है? तुम्हें दिख नहीं रहा है कि वो तुम्हें चीट करके किसी और के साथ है, तुम्हें उसकी फ़िक्र नहीं करनी चाहिए। वो यहाँ पर उसे जियांग के खिलाफ भड़काने का कोशिश कर रहा था, लेकिन उल्टे यहाँ पर वो जियांग का सपोर्ट लेते हुए अपनी मॉम लोगों से कहता है कि अब मुझे सच पता चल रहा है, बेचारी जियांग मुझसे कहती थी कि तुम लोग उसे कितना बुली करती हो, लेकिन मैंने कभी उसकी बातों पर भरोसा नहीं किया। आज के बाद अगर कोई जियांग को कभी कोई परेशान किया तो उसके लिए सही नहीं होगा। दूसरे सीन में हम लोग देखते हैं कि लूफी यहाँ पर जियांग के लिए इतने सारे गिफ्ट्स वगैरह लेकर के आया हुआ था। उसके डैड को भी पता था कि लूफी जियांग को पसंद करता है। वो चाहते थे कि जियांग से उसकी शादी हो जाए। एक पार्टी में जाने के लिए उसकी फ्रेंड यहाँ पर जियांग के लिए कुछ ड्रेस वगैरह बनवा करके लेकर के आई थी। जियांग उस पार्टी में जाने के लिए तो तैयार हो जाती है, लेकिन वो अपनी आइडेंटिटी अभी रिवील नहीं करना चाह रही थी सबके सामने। उसके फादर इस चीज़ के लिए रेडी हो जाते हैं। वो उसे कहते हैं ठीक है, तुम बस हमारे सर्कल में सबके सामने आ जाओ, क्योंकि सबको पता तो चलना चाहिए ना कि एक्चुअल में तुम मेरी बेटी हो। सब इस चीज़ के लिए रेडी हो जाते हैं। एक्चुअल में उसकी फ्रेंड एक बहुत ही फेमस ड्रेस डिज़ाइनर थी और उसने अपने हाथों से यहाँ पर जियांग के लिए ड्रेस डिज़ाइन किया हुआ था, जिसे पहन करके जियांग उस पार्टी में जाती है अपने भाई के साथ। वो खुश थी, काफ़ी दिनों बाद वैसे लाइट वाली ज़िंदगी अपनी जी रही होती है। दूसरी से इस पार्टी में ली यहाँ पर लेकर के आई थी वो और उसकी मॉम को, क्योंकि यहाँ पर जो जियांग फैमिली के डॉटर है ना, उससे बात करके वो लोग इस डिटेल और कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात आगे कर सके। उसकी मॉम उसे कह रही थी कि तुम बहुत ही अच्छी हो, तुम्हारी वजह से हमें यहाँ आने का मौका मिल गया। वो की नज़र जियांग पर जाता है, वो उसे रोक रहा था उससे बात करने के लिए। जियांग से वो एक्चुअल में सॉरी बोलना चाह रहा था कि उसे पहली बार पता चला। उसकी मॉम लोग इससे ऐसे परेशान किया करती थी, लेकिन जियांग उसे इग्नोर करके अपने भाई के साथ वहाँ से जाने लगता है। तभी वहाँ पे ली आकर के उसको इंसल्ट करने लगती है कि ज़रूरी तुमने ये ड्रेस फेक पहना होगा, ये तो एक फेमस से डिज़ाइनर ने डिज़ाइन किया था और तुम इसे पहन कर के आई हो, तुम्हारे पास इतने पैसे भला कहाँ से आ गए। जियांग कहती है तुम लोग की बकवास करने की आदत नहीं गई ना, चलो हटो यहाँ से, तुम लोगों से बकवास करने का मेरे पास फुर्सत नहीं है। जियांग इस तरीके से उस पार्टी में एक कंसर्ट होने वाला था, वहाँ पर फ्रंट सीट पर बैठी हुई थी। जब वो की मॉम और ली उसके इस तरीके से इंसल्ट कर रही थी तो वो सब कुछ सुन लेता है। वो समझ जाता है कि उसकी मॉम लोग सच में यहाँ पर जियांग को बुली किया करते थे। थोड़ी देर बाद लूफी यहाँ पर अपना सॉन्ग वॉन्ग प्ले करने के लिए आता है। वो काफ़ी फेमस म्यूजिशियन था, ये बात ली को पता ही नहीं था। सब उसका मजाक उड़ा रहे थे कि वो आज की दुनिया से कनेक्टेड भी तो है ना, ये इतना फेमस म्यूजिशियन और उसे इस बारे में पता ही नहीं है। वो जियांग को डेडिकेट करते हुए एक काफ़ी प्यारा सा ट्यून बजाता है। ट्यून काफ़ी रोमांटिक था, उसके थ्रू एक्शन में वो यहाँ पर जियांग को अपनी फीलिंग बताना चाह रहा था। ये देख करके वो को जेलसी होने लगता है कि वो जियांग के साथ ऐसे फ्लर्ट कैसे कर सकता है। ट्यून कंप्लीट होने के बाद वह जियांग को ये सॉन्ग डेडिकेट करते हुए कहता है एक्चुअल में ये सॉन्ग मैंने अपने बचपन की फ्रेंड के लिए प्ले किया गया है। अब सब यहाँ पर जियांग को भी स्टेज पर जाकर के प्ले करने के लिए बोलते हैं, क्योंकि लूफी को पता था कि जियांग को ये प्ले करना आता है, इसलिए वो उसे सपोर्ट करते हुए कहता है तुम चाहो तो स्टेज पर आकर के प्ले कर सकती हो, मेरे तैयार हो जाती है। जैसे वो स्टेज पर ट्यून प्ले करने के लिए जा रही थी ना, तभी वहाँ पर ली बीच में आती है। वो की मॉम कहती है कि एक्चुअल में ली भी काफ़ी अच्छी म्यूजिशियन है और उसे भी स्टेज पर जाकर के बजाना चाहिए, लेकिन उसने तो अपने रिज्यूमे में ये फेक डाला हुआ था। फिर भी वो स्टेज पर चली जाती है ये सोचते हुए कि जैसा भी हो जियांग से तो अच्छा ही बजा लेंगे। जियांग को वो एक गाँव की लड़की समझती थी और उससे तो बिल्कुल भी प्ले नहीं आता होगा करना, ऐसा सोच रही थी। लेकिन जैसे ही वो लोग ट्यून प्ले करना चालू करते ना, जियांग बहुत ही अच्छा ट्यून बजा रही थी और सब ली का मजाक उड़ाने लगते कि उसे बजाने नहीं आता तो यहाँ पर ड्रामा क्यों कर रही है। ट्यून प्ले करने के बाद जियांग की सब काफ़ी बड़ाई कर रहे थे तो ली कह रही है हो ही नहीं सकता है। एक्चुअल में यहाँ पर जियांग को तो ट्यून बजाना आता ही नहीं है, वो तो गांव की लड़की है। सब कहने लगते हैं, हम सबको भी दिखाई देता है कि जियांग ने कितना अच्छा ट्यून प्ले किया है। टॉपिक को चेंज करने के लिए ली यहाँ पर कहती है एक्चुअल में इन सारी बातों को जाने देते हैं, मैं इस कंसर्ट में इसलिए आई हूँ क्योंकि मैं यहाँ पर वो को शादी के लिए प्रपोज करना चाहती हूँ। ये बात सुनते ही उसकी मॉम काफ़ी खुश हो जाती है। ली अपने साथ रिंग लेकर के आई हुई थी, ये देखती है जियांग वहाँ से चली जाती है। लूफी भी उसके साथ चले जाता है। अब वो को रिंग दे रही थी, लेकिन वो रिंग एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं था। उसकी मॉम उसे कहती है कि तुम इसका इंसल्ट क्यों कर रहे हो, जल्दी से जल्दी रिंग एक्सेप्ट कर लो, लेकिन वो उसे रिजेक्ट कर देता है और कहता है कि मुझे जो लोग फोर्स करते हैं वो बिल्कुल भी नहीं पसंद है, मैं तुमसे शादी नहीं करने वाला। ऐसा कहते हुए वो उसका रिंग उसे लौटा करके चले जाता है।
और ये बात जियांग को पता नहीं दूसरे सीन में वो यहाँ पर जियांग के आने का वेट कर रहा था। जियांग जब यहाँ पर आती है तो वो उसे कहता है कि क्या वो इसे जानबूझ करके जेलस फील कराने के लिए लूफी के साथ है। जियांग कहती है तुम्हें इस चीज़ से क्यों फ़र्क पड़ रहा है, वैसे भी मैंने तुम्हें डाइवोर्स दे दिया है, मैं डाइवोर्स पेपर पर साइन करके आ चुकी हूँ। वो कहता है मैंने डाइवोर्स पेपर पर साइन नहीं किया, मैं अभी तुम्हारा हस्बैंड हूँ। जियांग उसे वार्न करती है कि देखो ये ड्रामा मेरे सामने नहीं चलेगा, या तो तुम इन पेपर पर सीधे तरीके से साइन कर दो या तो फिर मैं तुम्हें पुलिस केस कर दूंगी, तब तो तुम्हें उन पेपर्स पर साइन करना ही पड़ेगा। वो जियांग से बहुत ही ज़्यादा गुस्सा था। जियांग उसे कहती है मुझे अपने लाइफ का सबसे बड़ा रिग्रेट हो रहा है, इस तरीके से मैंने तुमसे शादी करने के लिए हाँ क्यों कहा। जियांग ने मुझसे शादी करने के लिए हाँ क्यों कहा था वो हमें कहानी के एंड में पता चलने वाला है। वो यहाँ पर जियांग को कहता है मैं तुम्हें एक और मौका देना चाहता हूँ, अगर तुम मेरे साथ वापस से मेरी वाइफ बन के चलोगी मैं तुम्हारी सारी गलतियाँ माफ़ कर दूंगा। लेकिन जियांग उसे कहती है वो पूरी ज़िंदगी अकेले रह जाएगी, लेकिन वो के साथ उसके लाइफ में दोबारा कभी वापस नहीं आएगी। ऐसा कहते हुए वो पार्टी में अंदर चली जाती है, जहाँ पर कि वो के फ्रेंड गू से मिलती है। इसी गू के फ्रेंड के थ्रू यहाँ पर वो को इस कंसर्ट के टिकट मिले हुए थे। वो जियांग को यहाँ पे रोते हुए देखते तो उससे बात करने के लिए चले जाता है और वो एक नज़र में यहाँ पर जियांग को पसंद करने लगता है। इस ढक्कन को ये नहीं पता था कि जिस जियांग के पीछे अभी वो पड़ रहा है उसे पटाने के लिए, यही उसकी वो बचपन की फियोंसे है जिसने कि उसे रिजेक्ट कर दिया था मोटी करके। लेकिन जियांग उसे देखते ही पहचान जाती है और वो उसे वहाँ से इग्नोर करके चली जाती है। वो को यहाँ पर आते तो उसका फ्रेंड बताता है यार मैं एक बंदी से मिला था, मुझे ना उससे पहली नज़र का प्यार हो गया। वो तो जानता था कि वो जियांग की बात कर रहा है क्योंकि उसने यहाँ पर अभी गू को उससे बात करते हुए देखा था, लेकिन वो अपने ढक्कन फ्रेंड को नहीं बताता कि एक्चुअल में जियांग उसकी एक्स वाइफ है। वो वापस से अपने भाई के साथ जब लौट रही होती है तभी वो वहाँ पर आता है उससे बात करने के लिए। वो उसके भाई से कहता है कि आप हमें एक और मौका दो, हम अपना प्रोडक्ट सुधारेंगे। लेकिन वो ऐसा करने से साफ मना कर देता है और कहता है कि नहीं, पहले हम किसी रीजन से तुम्हारी कंपनी के साथ डील साइन कर रहे थे, बट अब हम ऐसा नहीं करने वाले हैं। घर जाकर के सोचना जरूर कि आखिरकार तुमने ऐसे कौन से इंसान को ऑफेंड किया है जिस वजह से ये डील हमें तुम्हें नहीं दे रहे हैं। वो के दिमाग में आता ही नहीं है कि एक्शन में जियांग जब से उसे छोड़ करके गई है तभी इस कॉन्ट्रैक्ट में कैंसिल किया। घर जाने पर जियांग को पता चलता है कि एक्चुअल में उसकी फैमिली बैक स्टेज ध्रुव का सपोर्ट कर रही थी। जियांग कहती है तो ही मैं सोचूं कि इतनी आसानी से मुझे कॉन्ट्रैक्ट्स मिल कैसे जा रहे हैं। जियांग यहाँ पर कहती है कि एक्चुअल में वो सच में कंपनी संभाला करती है, तो वो उस ब्रांच में वो लोग उसे भेजते हैं जो कि एक्चुअल में उससे लॉस में चल रहा था। जियांग को वो लोग चैलेंज करते हैं कि अगर उसे ये सब कुछ ठीक कर दी तो वो कंपनी में वापस आ सकती है। नेक्स्ट डे वो अपनी उस फ्रेंड से मिलने के लिए जाती है जो कि वो वाला ब्रांड संभाला करती थी। उसकी फ्रेंड यहाँ पर जियांग को देख के बहुत ही खुश हो जाती है, लेकिन कहती है हमारे इस ब्रांच का हालत तो बहुत ही ज़्यादा बुरा चल रहा है। जियांग कहती है डोंट वरी, अब मैं आ गई हूँ ना, मैं सब संभाल लूँगी। वो यहाँ पर इस तरीके से डायरेक्टर बन के जाती है तो कोई वहाँ पर खुश नहीं था क्योंकि कोई एक्चुअल में जियांग की कैपेबिलिटी को जानता नहीं था। तभी वहाँ का मेन मैनेजर आता है जिसे देख करके जियांग को याद आता है कि ये तो वही बनता है जो कि कहानी के शुरुआत में जब वो इसके साथ डील साइन करने के लिए गई थी तो वो इसके साथ बदतमीजी करने का कोशिश कर रहा था। उसको तो जियांग की देख करके फट जाती है, वो उससे पूरा सॉरी सॉरी कहने लगता है। एक्चुअल में ये पूरा ब्रांच फिलहाल जियांग के नहीं रहने पर यही चला रहा होता और उसकी इन्हीं बकवास हरकतों की वजह से कोई यहाँ पर उसके साथ डील साइन करने के लिए तैयार नहीं था। वो यहाँ पर जियांग से माफ़ी मांगने लगता है और कहता है कि प्लीज़ वो उसे जॉब से ना निकाले। जियांग कहती चलो ठीक है, मैं तुम्हें एक मौका देती हूँ, 2 महीने के अंदर अगर तुमने इस ब्रांच को 200 मिलियन का प्रॉफिट कमा करके दे दिया तो फिर ठीक, अदरवाइज तुम खुद ही अपना जॉब छोड़ करके चले जाना। वो मैनेजर इस चीज़ के लिए तैयार हो जाता है। उसकी फ्रेंड जियांग से पूछती है कि उसने तुम्हारे साथ ऐसा किया था फिर भी तुमने उसे मौका क्यों दिया। जियांग कहती है क्योंकि एक्चुअल में वो कंपनी में काफ़ी सालों से काम कर रहा है और मैंने सुना है कि एक्चुअल में कंपनी के शुरुआती दिनों में उसने इस कंपनी की बहुत ही ज़्यादा हेल्प की थी। फिर वो जियांग को उसके ब्राइडल शॉप में लेकर के जाती है जो कि पहले जियांग का हुआ करता था। उसकी फ्रेंड अभी फ़िलहाल उसे संभाल रही है और सब कुछ वैसा ही है। जियांग ये देख करके खुश थी अपनी पुरानी लाइफ में वापस आकर के। तभी हम लोग वहाँ पर देखते हैं ली वो के मॉम के साथ यहाँ पर आती है ब्राइडल ड्रेस खरीदने के लिए। रिजेक्ट होने के बाद भी उसके सपने ही नहीं खत्म हो रहे थे। वो यहाँ पर जियांग का इंसल्ट करने लगती है तो जियांग बताती है एक्चुअल में तुम लोग जिस शॉप में खड़े हो ना वो शॉप मेरा है, अगर यहाँ से शॉपिंग करना है तो तुम्हें मुझसे तमीज़ से पेश आना होगा। लेकिन वो लोग बेशर्मों की तरह उसका इंसल्ट कर रहे थे।
इतना ही नहीं, वो की मॉम यहाँ पर जियांग का एक मैनीक्यूर में लगा हुआ वेडिंग ड्रेस गिरा करके तोड़ देती है और हंसने लगती है। इस बात पर जियांग कहती है ये 30 मिलियन का ड्रेस है, या तो तुम इस ड्रेस का पैसा दे दो या तो फिर मैं तुम्हें जेल भेजूंगी। तभी वहाँ पे लूफी भी जियांग के हेल्प में आ जाता है। वो लोग जियांग को एक फूटी कौड़ी भी देने के लिए तैयार नहीं थे। ऊपर से जियांग को ही ब्लेम लगा रहे थे, हमने तो कुछ भी नहीं किया। लेकिन जियांग उसे कहती है मैंने पुलिस को कॉल कर दिया है, तुम लोग यहाँ पर आकर के मेरे दुकानों के सामान को इस तरीके से खराब कर रहे हो। या तो 30 मिलियन दो या तो फिर जेल चले जाओ। ले यहाँ पर जल्दी जल्दी वो को कॉल करके यहाँ पर आने के लिए कहती है। वो जब यहाँ पर आता है तो वो झूठ कहने लगती है कि एक्चुअल में जियांग झूठ कह रही है, हमने तो कुछ किया भी नहीं है। जियांग हम पर झूठ मूठ का ब्लेम लगा रही है। अपने कम कैम फ़ोन सॉरी शॉप के सीसीटीवी कैमरा को वो दिखाते हुए कहती है तुम्हें साफ दिख रहा है कि पहले ये लोग आई है, मेरे साथ बदतमीजी से बिहेव किए, तुम्हारी मॉम ने खुद ही इस तरीके से मेरे इस मैनिक्यूर को तोड़ा है। अब या तो तुम लोग मुझे इस ड्रेस का पेमेंट करो 30 मिलियन, क्योंकि ये शॉप मेरा है, अदरवाइज तुम्हारी मॉम को जेल तो जाना ही पड़ेगा और मिनिमम 6 महीना का जेल तो होगा ही। वो यहाँ पर मजबूर था, उसे जियांग को यहाँ पर पेमेंट करना पड़ता है उसकी मॉम की गलती की वजह से। यहाँ पर ली जियांग को ये भला बुरा कह रही थी कि एक तो तुम खुद हमें बुली करते हो और ऊपर से हमसे ही पैसे लेती हो। वो उन्हें डांटते हुए वहाँ से जाने के लिए कहता है। साफ वीडियोस में दिख रहा था किस तरीके से यहाँ पर उन लोगों ने पहले यहाँ पर जियांग को प्रोवोक किया है। जैसे तैसे करके यहाँ पर जियांग वो को कन्विंस कर लेती है कि वो यहाँ पर उसे डाइवोर्स देने के लिए तैयार हो जाए। जियांग के कहने पे वो दोनों डाइवोर्स देने के लिए जाते हैं। वहाँ पर वो जियांग से पूछता है कि वो लास्ट टाइम पूछ रहा उससे वो श्योर है ना उसे वो को डाइवोर्स देना है। जियांग कहती है ऑब्वियसली 5 इयर्स मैंने तुम्हें अपने लाइफ के दे करके देख लिए, तुमने क्या किया इस तरीके से मिस्ट्रेस को प्रेग्नेंट करके मेरे ही घर लेकर के आगे उसे रखने के लिए। तुम मुझसे उम्मीद करते हो कि मैं तुम्हारे पीछे भौरों की तरह मंडराते रहूं, ऐसा नहीं होने वाला है, मेरे पास भी ऑप्शन की कमी नहीं है। वो यहाँ पर उन डाइवोर्स पेपर पर साइन करके वहाँ से चली जाती है और कंपनसेशन में वो एक फूटी कौड़ी भी नहीं लेती है। उसके डाइवोर्स से जियांग की फ्रेंड जरूर खुश थी। इधर वो जब घर जाता है अपनी मॉम लोगों को बताता है कि उसने जियांग को डाइवोर्स दे दिया तो उसकी मॉम और ली तो बहुत ही खुश हो रहे थे। अब वो यहाँ पर ली को फोर्स करने लगती है, वो को फोर्स करने लगती है जल्दी जल्दी ली से शादी करने के लिए, क्योंकि वो बेबी को लेकर कर प्रेग्नेंट है ना। लेकिन वो उसे कहता है कि अभी वो शादी वादी के बारे में कुछ भी नहीं सोच रहा है। वो ली को साइड में लेकर के जाके कहता है तुमने मेरी मॉम को नहीं बताया कि तुम्हारे बेबी अबॉर्ट हो चुका है। वो कहती है नहीं, मुझे लगा कि आंट को बुरा लगेगा इसलिए मैंने भी उन्हें नहीं बताया। वो उसे डांटते हुए कहता है कि मैं सब समझ रहा हूँ तुम्हारा क्या प्लान चल रहा है, जितनी जल्द हो सके मेरी मॉम को बताओ और मुझसे शादी करने का सपना छोड़ दो। ऐसा कहते हुए वो वहाँ से चले जाता है। लेकिन वो की मॉम यहाँ पर ली को सांत्वना दिलाती है, वो से उसकी शादी किसी हालत में करा करके रहेगी। अगले दिन ली यहाँ पर जियांग से बदला लेने के लिए उसके बारे में काफ़ी उल्टे सीधे जो इंटरनेट पर न्यूज़ वगैरह डाल देती है। जियांग जब यहाँ पर आती है तो देखती है कि ये सब कुछ क्या बकवास चल रहा है और ली के साथ यहाँ पर मिला हुआ था वही बदमाश मैनेजर जो कि जियांग की कंपनी में काम कर रहा था। वो इंसान सुधरने नहीं वाला था। उसकी फ्रेंड यहाँ पर जियांग के सपोर्ट में आती है। जियांग उसे कहती है कि उसे इन सब चीज़ों की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जियांग को पता लगाना था कि एक्चुअल में कौन ये सारी चीज़ें करा रहा है। वो अपनी फ्रेंड को इस बारे में पता लगाने के लिए कहता है। उसे ये सारी चीज़ें यहाँ पर पता चल जाती है। दूसरे सीन में हम लोग वो की मॉम को देखते हैं जो कि ली के साथ पार्टी वार्टी यहाँ पर कर रही थी। सब काफ़ी खुश थे, वो सोच रहे होते कि जल्द से जल्द वो की शादी ली से करा दे। यहाँ पर तब तक जियांग को पता चलता है ली ने इस तरीके से उसके बारे में इतना सारा बकवास फैलाया हुआ है और अब तक उसके पास ली के खिलाफ बहुत सारे सबूत भी जमा हो गए थे। अब वो उसका पोल खोलने के लिए उस पार्टी में पहुँच जाती है। उसे देखते ही यहाँ पर वो की मॉम उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है। जियांग कहती है चली जाऊँगी, मुझे भी तुम्हारे मनहूस शक्ल देखने का कोई शौक नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पर कुछ चीज़ों का अपना बदला लेकर के जाऊँगी। पहली बात, ली ने यहाँ पर मेरे बारे में इंटरनेट पर जो बकवास फैलाया है उसके बारे में मैं यहाँ पे क्लैरिफिकेशन चाहती हूँ। दूसरी बात, तुम्हें जो ऐसा लग रहा है ना कि ली वो के बेबी को लेकर के प्रेग्नेंट है, तो मैं तुम्हें गुड न्यूज़ दे दूँ कि ली तो प्रेग्नेंट ही नहीं है। हर महीने वो यहाँ पर अपने पीरियड होने का चेकअप कराने के लिए जाया करती थी। उसके पीरियड आने में कॉम्प्लिकेशंस हुआ करते थे और इस चीज़ का ये रहा रिपोर्ट। जब वहाँ पर वो आता है और उसे ये सारी बातें पता चलती है कि एक्चुअल में ली उसे इतने टाइम से झूठ बोल रही है, वो तो कोई प्रेग्नेंट नहीं है, तो वो ली पर बहुत ही गुस्सा करने लगता है। इतना ही नहीं, यहाँ पर वो ये भी बताती है कि एक्चुअल में किस तरीके से ली ने उसके बारे में ये सारी बकवास फैलाई है और
उसका तो ब्लड ग्रुप भी मैच नहीं करता है। फिर भी यहाँ पर उसने इस तरीके से यहाँ पर जियांग का ब्लड लिया था। जैसे ही ली ये सारी बातें पता चलती है यहाँ पर, तो जो वो था वो तो ली से रिश्ता तोड़ ही देता है। और यहाँ पर जो वो की मॉम थी वो भी यहाँ पर ली पर गुस्सा करने लगती है कि वो इस तरीके से इतने दिनों से झूठ बोल रही है कि वो के बेबी को लेकर के प्रेग्नेंट है, जबकि एक्चुअल में तो वो कभी प्रेग्नेंट हुई ही नहीं। वो यहाँ पर जियांग से माफ़ी मांगने लगता है, उससे बहुत बड़ी गलती हो गई है। जियांग उसे कहती है अब माफ़ी मांगने का कोई फ़ायदा नहीं है, वो से डिवोर्स लेने के बाद मूव ऑन कर चुकी है और अब वो के दिल में उसके लिए कोई फीलिंग नहीं है। ऐसा कहते हैं वो अपने फ्रेंड के साथ पार्टी करने के लिए क्लब में चली जाती है, जहाँ पर कि वो भी आया हुआ था। और वो वहाँ पर बहुत ज़्यादा ड्रंक हो जाता है। उसका फ्रेंड उसे समझाने की कोशिश करता है कि उसे घर जाना चाहिए, वो क्या यहाँ पर बकवास कर रहा है, और उसे जिस इंसान से प्रॉब्लम है वो उसे जाकर के वो प्रॉब्लम शेयर करे ना, यहाँ ड्रिंक करने से थोड़ी कुछ होने वाला है। जियांग यहाँ पर अपने फ्रेंड के साथ आती है, वो को इस तरीके से ड्रिंक देख करके उसे इग्नोर करके चली जाती है, उसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था। नेक्स्ट डे जब जियांग ऑफिस जाती है तो इस तरीके से उसके लिए फ्लावर बुके आता है। एक तो लूफी ने भेजा था और दूसरा गू ने भेजा था। गू की तरफ से देख भेजा हुआ फ्लावर बुके तो वो हटा देती है क्योंकि वो उसमें बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थी। हाँ, यहाँ पे लूफी ने जो फ्लावर बुके भेजा था वो उसे ज़रूर संभाल करके रख लेती है, क्योंकि वो फ्लावर बुके के साथ साथ यहाँ पर वो लूफी में भी इंटरेस्ट लेने लग गई थी। यहाँ पर ऑफिस में वापस से गू जियांग के साथ फ्लर्ट करने के लिए आ जाता है। वो तो यहाँ पर कभी भी अब जियांग का पीछा छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं हो रहा था। वो जैसे तैसे करके उसे यहाँ पर अपने साथ एक बार डेट पर जाने के लिए कन्विंस कर ही लेता है। और जब जियांग यहाँ पर अपने फ्रेंड के साथ वहाँ डेट पर जाती है तो पहले तो वो अपने बिहेवियर के लिए माफ़ी मांगता है, क्योंकि उसे भी अपने ग्रैंडफादर की तरफ से पता चल गया था कि एक्चुअल में उसने इस तरीके से जियांग को कहा था कि वो बचपन में काफ़ी मोटी और भद्दी थी। वो उससे माफ़ी मांगती है तो जियांग कहती है कोई बात नहीं, हो जाता है। फिर वो यहाँ पर अपने साथ वो को भी बुलाया हुआ था और वहाँ जाने पर उसे पता चलता है कि एक्चुअल में वो यहाँ पर जियांग का एक्स हस्बैंड है। जियांग यहाँ पर वो को सीधी तरीके से रिजेक्ट करते हुए कहती है कि एक्चुअल में मैं तुम्हें फेस टू फेस रिजेक्ट करना चाह रही थी, क्योंकि तुम फ़ोन पर मेरी बातें सुनने के लिए तैयार ही नहीं थे। ऐसा कहते हुए वो वहाँ से चली जाती है। उसे उसके भाई का कॉल आता है। उसका भाई उसे कहता है कि सब कुछ ठीक है ना? जियांग कहती है हाँ, सब कुछ ठीक है। तभी वहाँ पर लूफी आता है। वो यहाँ पर जियांग को अपने साथ डेट पर लेकर के जाना चाह रहा था। जियांग उस चीज़ के लिए हाँ कह देता है। गो को यहाँ पर मुँह बना हुआ था ये देख कर के किस तरीके से जियांग उसे छोड़ कर के लूफी को भाव दे रही है। लूफी और गो के बीच में यहाँ पर इनडायरेक्ट वाला कोल्ड वार तो स्टार्ट ही हो चुका था। इधर शाम में वो बहुत ही ज़्यादा ड्रिंक कर रहा होता है अपने एक बिजनेस पार्टनर के साथ। तभी वहाँ पर जियांग भी आती है। वो वहाँ पर लूफी के साथ आई हुई थी। ये देख कर के वो को काफ़ी जेलसी होने लगती है। जियांग यहाँ पर बिजनेसमैन से बात करती है। वो उसका काफ़ी बड़ाई कर रहा था क्योंकि उसने यहाँ पर वो की कंपनी में जियांग का काम देखा था और वो उससे बहुत ज़्यादा ही इम्प्रेस था। जियांग यहाँ पर उससे अपनी कंपनी के बारे में, डील वील के बारे में बात करने लगती है। फिर वह यहाँ पर वो लोग साथ में ड्रिंक करने के लिए कह रहे थे, लेकिन वो यहाँ पर जियांग को ड्रिंक करने से रोक रहा था। लूफी बीच में आता है और कहता है इसके लिए तुम डिसीजन लेने वाले कौन है, इसे जो करना है वो करेगी, बाकी मैं हूँ यहाँ पर उसे प्रोटेक्ट करने के लिए। वो और लूफी के बीच में यहाँ पर ड्रिंक का कंपटीशन होने लगता है और इस चक्कर में वो बहुत ही ज़्यादा ड्रंक हो जाती है। लेकिन यहाँ पर जियांग उसका केयर करना बंद करके लूफी को अपने साथ लेकर के चली जाती है। वो भी ड्रंक था बेचारा, उससे भी ढंग से चला नहीं जा रहा था। वो को ये बिजनेसमैन वहाँ से लेकर के जाता है। लूफी यहाँ पर जियांग को अपने साथ कार में लेकर के जा रहा था और वो यहाँ पर खुद की फीलिंग को कंट्रोल नहीं कर पाता है। वो जियांग को किस करते हुए कहता है कि एक्चुअल में वो उसे पसंद करता है और अब जियांग यहाँ पर डाइवोर्स भी हो चुकी है तो वो खुद की फीलिंग को कंट्रोल नहीं करने वाला है। जियांग भी यहाँ पर लूफी को पसंद करने लगी थी तो वो उसे नहीं रोकती है। इस तरीके से ली जेल में थी। नेक्स्ट डे यहाँ पर वो उसे जेल से निकलवाता है। ली उसे कहती है कि मुझे पता है कि तुम्हारे मन में मेरी फीलिंग है, तभी तुम ऐसा किए हो। वो कहता है तुम मेरी बड़े भाई की गर्लफ्रेंड थी जो कि इस दुनिया में नहीं है। पहले इस तरीके से मैं तुमसे प्यार करता था, लेकिन तुमने मेरे भाई को चूज किया और जब वो तुम्हें पता चला कि हमारी कंपनी बैंकरप्ट हो रही है तब तुम हमें हमारी फैमिली को छोड़ करके चली गई। ली इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था। तो वो उसे कहता है मैंने खुद तुम्हें सुना है अपनी दोस्त से बात करते हुए, तुम कैसे हमारी फैमिली की बुराई कर रही थी। तुम्हें क्या लगता है मुझे कुछ भी पता नहीं था कि तुम
तुम क्यों गई हो एक्चुअल में? मुझे सब पता था, मैं सिर्फ इसीलिए तुम्हें झेल रहा था क्योंकि तुम मेरे भाई की गर्लफ्रेंड थी, लेकिन तुमने तो हद ही कर दिया। मैं जियांग को इतने सालों से बुरा समझ रहा था, लेकिन तुम तो उससे कहीं ज़्यादा बुरी हो। तुम मेरे साथ रहना भी डिज़र्व नहीं करती हो। ये लास्ट टाइम मैं इस तरीके से तुम्हारा हेल्प कर रहा हूँ और दोबारा कभी मेरे पीछे मत आना। ऐसा कह के वो वहाँ से चले जाता है। ली को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। वो अपने गुंडे को कॉल करके जियांग को हर्ट करने के लिए कह देती है। पैसों के लिए वो तैयार हो जाता है। जियांग यहाँ पर अकेले ही बाहर निकली थी तो वो बिल्डिंग के ऊपर से बहुत ही भारी वाला ईंट उसके ऊपर गिरा देता है। वो ईंट जियांग के सर पर लगती है और थैंकफुली यहाँ पर वो जो था ना, वो इस तरीके से पास से गुजर रहा था, तो वो यहाँ पर जियांग का हेल्प करने के लिए आ जाता है। बेहोश होने से पहले यहाँ पर जियांग ने ली को देखा तो उससे बात करते हुए। जब वहाँ पर वो आता है तो ली एक्टिंग करने लगती है कि वो भी यहाँ से गुजर रही थी। उसने यहाँ पर जियांग को ऐसे इंजर्ड देखा तो वो हेल्प करने के लिए आ गई। उससे अफसोस तो हो रहा था, उसका प्लान फेल हो गया, लेकिन जल्दी जल्दी वो उसे हॉस्पिटल लेकर के जाता है। ली उसके साथ हॉस्पिटल जा रही होती है ताकि वो चेक कर सके कि वो बच रही है या मर गई। वो तो यहाँ पर वो के सामने ली का केयर करने का ही एक्टिंग कर रही थी। वो समझ नहीं पाता कि ये कोइंसिडेंस कैसे हो सकता है कि ऐसे सुनसान जगह पर जियांग का एक्सीडेंट हुआ है और ली वहाँ पर है। वो वहाँ पर क्या कर रही थी? बट फिलहाल यहाँ पर जियांग का जान बचाना ज़्यादा ज़रूरी था। रास्ते में जब जियांग की आंखें खुलती है तो उसे ऐसा लगता है कि उसने वो को देखा। डॉक्टर यहाँ पर जियांग का ट्रीटमेंट करते और कहते हैं वो ठीक है, लेकिन अभी उसे ब्लड डोनेट करने का ज़रूरत है। वो यहाँ पर ली को कहते हैं ब्लड डोनेट करने के लिए, लेकिन तभी वहाँ पर लूफी बीच में आ जाता है और कहता है तुम्हारा अब कोई हक नहीं है जियांग पर। अब वो मेरी गर्लफ्रेंड है, मेरा ब्लड ग्रुप उससे मैच करता है, मैं उसका हेल्प करूँगा। ऐसा कहते हुए वो जियांग के लिए ब्लड डोनेट करने के लिए जाता है। ली उसे समझाती है कि शायद लूफी सच में जियांग का बॉयफ्रेंड है, तुम्हें उसके पीछे ऐसे नहीं पड़ना चाहिए। वो कहता है तुम्हें इसकी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन वो यहाँ पर ली को थैंक्स ज़रूर कह रहा था क्योंकि वो यहाँ पर उसके हिसाब से जियांग का उस समय केयर कर रही थी ना, ऐसी वजह से। लूफी यहाँ पर आता है और वो को वहाँ से जाने के लिए कहता है उसका और जियांग का कोई रिलेशन नहीं है, वो जियांग को देख लेगा, उसका क्या करना है। वो फिर भी वहाँ से जाने के लिए तैयार नहीं था। उसे जियांग की काफ़ी फिक्र हो रही थी, वो ठीक तो है ना। वो उसे कहते हैं कि मैं ही यहाँ पर जियांग को हॉस्पिटल लेकर के आया हूँ, जब तक उसे होश नहीं आ जाता है मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला। थोड़ी देर बाद जब जियांग को होश आता है तो डॉक्टर जा करके उन लोगों को बताते हैं। यहाँ पर लूफी जियांग से मिलने के लिए आता है तो वो उसे पूछती है कि क्या वो उसे यहाँ हॉस्पिटल लेकर के आया था क्या, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि मैंने उसे देखा है। लूफी यहाँ पर उसे झूठ नहीं बोलता और कहता है कि हाँ वो तुम्हें लेकर के आया था, लेकिन मैंने तुम्हें ब्लड डोनेट करके अपना जान बचाया है। जियांग उसे थैंक्स बोलती है कि एक्चुअल में वो उसका सच में काफ़ी अच्छा फ्रेंड है। लूफी कहता है मैं केवल तुम्हारा फ्रेंड नहीं बने रहना चाहता। अब कल जो उन लोगों के बीच इस तरीके से किस हुआ था तो जियांग इस चीज़ को नहीं नकार सकती थी कि एक्चुअल में वो दोनों रिलेशनशिप में है। दूसरी साइड वो प्राइवेट डिटेक्टिव हायर किया था जो कि यहाँ पर जाकर के ली के पिक्चर्स क्लिक कर रहा होता है, जो कि उस बदमाश गुंडे से मिल रही थी जिसने कि यहाँ पर जियांग को इस तरीके से हर्ट किया था। वो यहाँ पर जियांग से मिलने के लिए आता है, ली उसके पीछे पीछे जाती है। वो जियांग का केयर करने का एक्टिंग कर रही थी, लेकिन यहाँ पर जियांग को लगता है कि वो बेहोश होने से पहले ली का शक्ल देखी थी। एक कोइंसिडेंस तो हो नहीं सकता है कि इस तरीके से ली वहाँ पर कर क्या रही थी। जियांग कह रही है अब वैसे भी मैं ठीक हूँ, तो तुम लोगों की ये फेक ड्रामा फेक केयर का मुझे ज़रूरत नहीं है। मेरा बॉयफ्रेंड लूफी मेरा केयर करने के लिए है यहाँ पर, बेहतर होगा कि तुम लोग वहाँ से चले जाओ। तभी वहाँ पर लूफी का वो प्राइवेट डिटेक्टिव आता है और वो उनके खींचे हुए फोटोज लूफी को पकड़ाता है। लूफी तब तक 99% श्योर था कि ली ने ही यहाँ पर जियांग को हर्ट किया है या हर्ट करवाया है, लेकिन जब वो उन फोटोज़ को देखता है तो शॉक रह जाता है क्योंकि उन फोटोज़ में कोई और ही लड़की थी। अब ऐसा कैसे हुए खुद यहाँ पे लूफी को समझ में नहीं आता है। वो डिटेक्टिव एक्शन में यहाँ पे लूफी को धोखा दिया था। जियांग कन्फर्म थे कि उसने ली को देखा है, लेकिन फिलहाल इस बात का कोई प्रूफ नहीं था। इसी वजह से वो यहाँ पर ली पर बिना किसी बुनियाद का इल्ज़ाम नहीं लगा सकती थी। तो फिलहाल वो यहाँ पर उसे कहता है कि तुम बिना काम का यहाँ पर ली पर इल्ज़ाम लगाते रहते, ये इतनी भी बुरी नहीं है। जियांग कहती है वो तो वक्त बताएगा, चिंता मत करो, मैं जल्दी ही ये भी चीज़ क्लियर कर दूंगी। ले सुनते ही वो वहाँ से चले जाता है। लूफी से कहता है सॉरी यार, मेरे डिटेक्टिव ने ऐसे मुझे धोखा दे दिया। जियांग कहती है कोई बात नहीं, हम कहीं ना कहीं से इस बात का प्रूफ ढूंढ ही लेंगे कि इस तरीके से ली नहीं मुझे हर्ट करवाया, क्योंकि मैंने उसे देखा था साफ तौर पे कि वो उस जगह पर थी जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था। तो और वो ये चीज़ कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकता है। ये बात तो लूफी भी काफ़ी अच्छे तरीके से जानता था।
फ्लैशबैक में हम लोग देखते हैं कि एक्चुअल में यहाँ पर ली ने उस जो जासूस था उसको उसकी फैमिली को लेकर के ब्लैकमेल किया था। अगर उसने वो फ़ोटो चेंज नहीं किया तो इस तरीके से वो उसकी पूरी फैमिली को ही मार डालेगा। तो वो यहाँ पर जासूस डर करके उन्हें वैसा ही काम करने के लिए तैयार हो जाता है। इसी वजह से उसने यहाँ पर लूफी को धोखा दिया था और किसी और लड़की का फ़ोटो यहाँ पर उसे पकड़ा दिया था। लेकिन यहाँ पर इतना कुछ होने के बाद वो को डाउट होता है और वो अपने सेक्रेटरी को कॉल करके यहाँ पर ली को इन्वेस्टिगेट करने के लिए कहता है और ये बात ली सुन लेती है। अब वो यहाँ पर उस गुंडे को और पैसे दे करके जियांग को पूरी तरीके से रास्ते से हटा देने के लिए कहती है। हॉस्पिटल से जियांग को लूफी घर लेकर के जा रहा था, तभी गुंडा यहाँ पर आकर के लूफी को बेहोश करता है और जियांग को वहाँ से किडनैप करके लेकर के जाता है। ये बात यहाँ पर वो को पता चल जाता है कि इस तरीके से जियांग को किडनैप कर लिया गया। वो यहाँ पर आकर के लूफी को जिम्मेदार ठहराने लगता है, ये तुम इस तरीके से जियांग का ख्याल नहीं रख सकते, देखो उससे कोई किडनैप करके लेकर के गया। लूफी अपनी गलती मानते हुए कहता है हमें जल्द से जल्द जियांग को ढूंढना होगा। इधर हम लोग देखते हैं कि गुंडे लोग यहाँ पर इस तरीके से जियांग को किडनैप करके रखे हुए थे। थोड़ी देर बाद वहाँ पर ली भी आती है और वो गुंडे लोग को ऑर्डर दे देती है जियांग को मार डालना है। जैसे ही वो लोग उसका मर्डर करेंगे वो उन्हें उनके सारे पैसे दे देंगे। वो गुंडे लोग इस काम के लिए तैयार हो जाते हैं। वो लोग यहाँ पर जियांग को मार नहीं वाले थे कि जियांग को याद आ जाता है कि पिछली बार इस तरीके से जियांग पर जो इंसान अटैक करवाया था वो कोई और नहीं ली ही है, क्योंकि उसे कन्फर्मेशन हो जाता है। एक्सीडेंट होने से पहले उसने वहाँ पर इस तरीके से ली को देखा था और वो उसे बोल भी रही होती कि बेहतर होगा कि वो मारी जाए। अब वो कंफर्म हो जाती है कि ये दोनों कांड के पीछे यहाँ पर ली ही है। गुंडे लोग यहाँ पर जियांग को मारने वाले थे, लेकिन तब तक वहाँ पर वो और लूफी दोनों आ जाते हैं। जियांग को बचाने के चक्कर में लूफी इंजर्ड हो जाता है और जियांग ये देख करके बेहोश हो जाती है। सब उसे हॉस्पिटल लेकर के जाते हैं। ली वहाँ से फरार थी। वो यहाँ पर जियांग को देखने जाने वाला था, लेकिन लूफी उसे रोक देता और कहता है अब तो तुम्हें समझ में आ गया होगा कि तुम्हारा जियांग की लाइफ में कोई जगह नहीं है, तुमने उसे खो दिया है और अब वो मेरी वाइफ बनने वाली है, बेहतर होगा कि वो वहाँ से चले जाए। इधर जब वो घर जा रहा था तो वो यहाँ पर अपने सेक्रेटरी को जो पता लगाने के लिए बोलता है, उसे पता चल चुका था कि इन सब के पीछे ली है और अब वो यहाँ पर ली को जेल भेजने के लिए आया हुआ था। ली यहाँ पर अपने डैड को कंप्लेन करने के लिए जाती है कि इस तरीके से उसने तो सिर्फ यहाँ पे मजाक में जियांग को किडनैप किया था और ये लोग तो उसके पीछे ही पड़ गए हैं। ये सुनते हैं उसके डैड यहाँ पर जियांग को सपोर्ट करते हुए कहते हैं देखते हैं तुम्हें यहाँ से कौन लेकर के जाता है। तभी वहाँ पर वो आता है। वो यहाँ पर ली को कहता है बेहतर होगा कि खुद ही वो सरेंडर कर दें, अगर उसने ऐसा नहीं किया तो फिर वो यहाँ पर उस पर कंप्लेन करेगा और वह लंबा जेल जाने वाली है। उसे पता चल चुका है कि पिछली बार भी ली ने इस तरीके से जियांग को हर्ट कराया था। उस गुंडे ने सब कुछ एक्सेप्ट कर लिया है, लेकिन ली यहाँ पर जेल जाने के लिए तैयार ही नहीं थी। तभी वहाँ पर जियांग आती है अपने भाई और लूफी के साथ और यहाँ पर वो को पहली बार पता चलता है कि एक्चुअल में जियांग इतनी ज़्यादा रिच है। उसे तो पता भी नहीं था कि जियांग इतनी ज़्यादा रिच है। उसे ऐसा लग रहा था कि वो के पैसों के लिए उससे शादी की है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि नहीं जियांग तो खुद एक्चुअल में इतनी ज़्यादा रिच है तो वो ये सोचने लगता है कि जियांग ने तब उससे शादी क्यों ही किया होगा। अब इस तरीके से उसके डैड भी जियांग के डैड के सामने झुक जाते हैं। ली को जेल ले जाने का वो ऑर्डर दे देते हैं, क्योंकि वो उसके डैड के सामने कोई पंगे नहीं लेना चाहते थे। वो लोग वहाँ से बाहर निकलते हैं। जेल जाने से पहले ली यहाँ पर गुस्से में आकर के जियांग पर अटैक कर रही थी, लेकिन वो बीच में आ जाता है और वो उसे सेव कर लेता है। वो इंजर्ड था। जियांग उसे हॉस्पिटल में लेकर के जाती है, जहाँ पर कि उसे पता चला था कि कुछ साल पहले इस तरीके से मतलब जब वो छोटी हुआ करती थी तो वो आग में फंसी थी, जिस आग में जियांग की मॉम का डेथ हो गया था, तो वहाँ पर वो ने उसका जान बचाया था। वो इस बात को एक्सेप्ट करता है और कहता है कि एक्चुअल में उस आग में मैं और लूफी दोनों थे। पहले लूफी तुम्हारा जान बचाना चाह रहा था, लेकिन वो वहाँ पर ज़्यादा इनहेल कर लेने की वजह से बेहोश हो गया था और फिर मैं तुम्हें वहाँ से लेकर के गया था। इस बात का लूफी को हमेशा ही अफसोस है कि वो यहाँ पर जियांग का जान नहीं बचा पाया। जियांग ने इसी वजह से सिर्फ से शादी की थी क्योंकि उसने यहाँ पर उसका जान बचाया था, लेकिन वो उसे कहता है कि एक्चुअल में मैं तुमसे एक और मौका मांगना चाहता हूँ। मुझे अपनी गलती का एहसास है,
क्या तुम मुझे मौका दोगी? सीन यहाँ से कट कर दिया जाता है। कुछ महीने बाद का हमें सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि जियांग की शादी हो रही थी। सब उसकी फैमिली में काफ़ी खुश थे। वो यहाँ पर जियांग के साथ आता है। जियांग दुल्हन के ड्रेस में थी। देखने से तो ऐसा लग रहा था जैसे कि शादी वो और जियांग की ही हो रहा है, लेकिन यहाँ पर जियांग ने एक्चुअल में लूफी को चेंज किया था। मैंने चूज किया था। मैंने कहा था ना, इस कहानी की एंडिंग काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री है। मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा कि जियांग ने यहाँ पर इस तरीके से लूफी को चूज किया। आपको क्या लगता है, क्या जियांग ने सही किया यहाँ पे लूफी को चूज करके? क्योंकि वो तो वैसे भी जियांग के साथ सेकंड चांस डिजर्व नहीं करता। उसने जियांग को कभी वो रिस्पेक्ट, कभी वो प्यार दिया नहीं जो कि वो डिजर्व करती थी। जियांग ने यहाँ पर लूफी को चूज करके बहुत ही सही किया था। और इसी पॉइंट पर हमारी ये कहानी यहाँ पर ख़त्म होती है। कहते हैं ना, जब आपके साथ कोई इंसान हो तभी उसकी कदर कर लेना चाहिए, वरना वो कब आपके लाइफ से चले जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। चलिए, अगर कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं हम लोग फटाफट से एक और नई कहानी के हिंदी एक्सप्लेनेशन में। कीप वॉचिंग।